अस्सलाम वालेकुम। गाइस, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम लोग ये नहीं देखते कि सामने वाला दिखता कैसा है, काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, या अमीर है या गरीब है, या वो कौन से रिलीजन का, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पंजाबी है। ये सब चीजें मैटर नहीं करती है, बस दोस्ती हो जाती है। और आज भी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सालों साल एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहते, लेकिन जब वो लोग मिलते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मिलते जैसे वो लोग हमेशा से कभी मिलते थे। तो उन्हें दोस्त कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दोस्ती जैसे रिश्ते को बदनाम करते हैं। उन्हीं में से एक औरत थी जिसका नाम था नसरीन, और वो रहती थी बांद्रा के एक स्लम में। लेकिन उसने कुछ ऐसा हरकतें की जिस वजह से आज ये किस्सा मैं आप लोग के सामने लेकर आया। और वो क्या था वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग आयतल कुर्सी पढ़ ले, और जो मेरे हिंदू भाई बहन इस पर्टिकुलर स्टोरी को सुन रहे हैं वो गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, क्योंकि समटाइम्स वी आर नॉट अलोन। तो ये किस्सा हमारे साथ जिसने शेयर किया है उसने मुझे आज मना किया है अपना नाम पहचान बताने से, क्योंकि अभी जब आप पूरी कहानी सुन लोगे ना तो आप लोग अंदाजा लगा लोगे कि कौन होगा जिसने ये किस्सा हमारे साथ शेयर किया है। तो वो भी अगर आपको पता चलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, ये सब कुछ शुरू हुआ था आज से तकरीबन 30 से 35 साल पहले बांद्रा की एक स्लम से, जहाँ पर नसरीन और शमा नाम की ये दो लड़कियां रहा करती थी। अब बचपन से लेकर जवानी तक वो लोग उसी स्लम में रहे थे। अब एक मोमेंट ऐसा आ गया जब शमा की शादी हो गई उसी एरिया के किसी लड़के के साथ, तो वो वहीं पर रहने लगी। लेकिन नसरीन की शादी औरंगाबाद में कहीं हो गई थी, तो अब नसरीन अपने एरिया को छोड़कर औरंगाबाद चले गई। अब इस बात को काफी साल हो गए, तकरीबन 15 से 18 साल हो गए। नसरीन वापस बांद्रा के स्लम में आती है, लेकिन इस बार जब वो आई थी तो वो अकेले नहीं बल्कि उसके साथ दो बच्चे थे। एक लड़की थी जो 16 साल की थी और एक लड़का जिसकी एज 14 साल की थी। लेकिन नसरीन के दो बच्चे थे, सना और दानिश। खैर, अब जब वो यहाँ पर आई थी तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसी स्लम में कोई घर रेंट पर लेकर रह रही थी अपने बच्चों के साथ, और आसपास ही कहीं पर वो घरों में काम कर रही थी। एक दिन बाजार का टाइम था, शमा शायद मार्केट में कुछ लेने के लिए गई हुई थी, तब उससे नसरीन टकरा जाती है, यानी कि उसकी मुलाकात हो जाती है। वे दोनों दोस्त काफी साल बाद मिले थे। हालांकि नसरीन को उस चौल में आकर अच्छा खासा टाइम हो गया था, लेकिन वो शमा को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि शमा का घर उसको पता था, लेकिन शायद वो किसी वजह से उसके पास नहीं जा रही थी। लेकिन जब ये मार्केट में मिले तो शमा फौरन पहचान गई इसकी दोस्त को। काफी टाइम के बाद तू यहाँ पर नजर आ रही, तू शादी करके तो औरंगाबाद चली गई थी ना, इसके बाद तो तू यहाँ पर आई नहीं। बोले हाँ, मुझे थोड़ा टाइम हुआ, मैं आसी के प्लॉट में रहती हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ। क्षमा सुन के बहुत खुश हो गई, बोले कि अरे अपने बच्चों को लेकर मेरे घर पे आ, तुझे तो मेरा घर के बारे में पता है ना। तो बोले हाँ मुझे पता है, मैं लेकर आऊंगी। खैर, अब एक दिन क्या हुआ, क्षमा अपने घर पर थी तो नसरीन अपने दोनों बच्चों को लेकर आई और बताने लगी कि ये मेरी बड़ी बेटी सना और छोटा बेटा दानिश है। तो बोले तू अपने हस्बैंड को नहीं लेके? मेरे हस्बैंड की डेथ तो जब मेरी शादी हुई थी उसके 2-3 साल के बाद ही हो गई थी। तब से मैं ही अपने बच्चों को संभाल रही थी और वहाँ पर आसपास जो भी काम मिलता वो करती थी। लेकिन अब हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं मजबूरन सोची कि चलो मैं वापस बांद्रा चले जाती हूँ। वहाँ पर आसपास मुझे लोग जानती भी, तो मैं कहीं ना कहीं काम करके अपने बच्चों को और अपना गुजारा कर लूंगी। समा ये सुनी तो उसको बहुत बुरा लगा, बोली कि तुझे जो भी मदद चाहिए वो मैं तेरे लिए करूंगी। हालांकि शमा की भी जो घर की हालत थी वो ठीक नहीं थी, बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन अपने दोस्त को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने बोली कि पहले तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं आसपास के लोगों से जितनी भी मदद हो सकती है वो मैं तेरे लिए करवाऊंगी। और उसने ऐसे किया भी। उसको जो राशन या जो भी जरूरत की चीजें थी वो आसपास के लोगों से और खुद के पास जितना उसके पास पैसा था उसने कोशिश कर नसरीन को राशन विशन दिला दी, और उसने उसके लिए काम भी ढूंढी। कई लोगों के घर थे जहाँ पर बर्तन और झाड़ू ये सब करने का काम था। खैर, सब कुछ अब ठीक हो गया। अब इन दोनों की दोस्ती फिर से पहले की तरह हो गई। अब क्या होता है कि अक्सर दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे या कभी कभी रात के टाइम पे भी नसरीन अपने दोनों बच्चों को लेकर शमा के घर पे जाती, और शमा भी इसकी दोस्त को देखती तो फौरन वो खाने पीने की चीज लाकर रख देती। तो भले इनके घर में भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को और उसके बच्चों को इतना अपना मानती थी कि वो किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं करती थी। और समा के हस्बैंड और उसके घर वाले भी बहुत खुश होते थे नसरीन और उसके बच्चों को देखकर। और ये सिलसिला
चलता ही रहा। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर का टाइम था और समा अपने घर पे लेटी हुई थी। अब अचानक से कोई दरवाजा नॉक करता है। फिर जाके दरवाजा खोल के देखती तो सामने नसरीन खड़ी होती है और साथ साथ एक और आदमी भी खड़ा होता है। शमा देखती है और बोलती है कि हाँ नसरीन अंदर आ जा। अब नसरीन अंदर आती है और वो आदमी भी अंदर आता है। अब नसरीन बताने लगती है कि इनका नाम खालिद है और ये अपने एरिया के बाहर एक जो जिम है ना, वहाँ पर ये काम करते हैं और हम लोग की मुलाकात हुई और मैं इनको पसंद करती हूँ और ये बोल रहे कि ये मेरे बच्चों को भी अपना लेंगे और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं। ये सुनकर शमा एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि नसरीन की जो एज थी वो लगभग 40 के ऊपर हो गई थी और वो जिस आदमी को अपने साथ लेकर आई थी, समा उस आदमी को जानती थी क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी मैरिड था और वो कोई ऐसे कोई अनजान आदमी नहीं था, वो एरिया में अच्छा खासा उसको लोग जानते थे, तो शमा भी पहचानती थी। तो शमा को थोड़ा उस टाइम पे एक अजीब सा एहसास हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने नसरीन को बोली कि एक काम कर देख, तू अभी इनको लेकर जा क्योंकि मेरा भी हस्बैंड आने वाले हैं, तू जो भी है वो मुझसे कल बात करना, मैं कल तेरे से सुकून से बात करूंगी। ऐसा बोल के नसरीन उस आदमी को लेकर अपने साथ चले गई। अब शमा ये सोच रही थी कि पहली बात तो ये इतने साल विधवा होकर किसी से अपनी जिंदगी गुजार ली, अब अपने बच्चों पर फोकस करने के बजाय ये किसी गैर मर्द को यहाँ पर लेकर आ गई, बोलती कि मैं उसको पसंद करती हूँ तो शादी करना चाहती हूँ। उसके अलावा वो मर्द ऑलरेडी शादीशुदा है, तो अपने फायदे के लिए किसी और का घर तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं शमा इस बात को लेकर सहमत नहीं थी। अगले दिन नसरीन उसके घर पे आई, बोली कि कल मैं तेरे पास आई थी तो तूने कुछ जवाब नहीं दी, तू मेरी हेल्प करेगी ना, मेरी उसके साथ निकाह होने में मेरी मदद करेगी ना। तो शमा बोली देख, मैं ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती, पर अगर मेरे शौहर को पता चला तो वो मुझ पर और भी गुस्सा करेंगे। उसके अलावा जिससे तू शादी करना चाहती है वो ऑलरेडी शादीशुदा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुझे धोखा देगा, वो तेरे बच्चे लोग को भी अपनाएगा नहीं और तेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि तुझे उन लोगों की शादी का, उनके फ्यूचर का सोचना चाहिए, तू उससे क्यों निकाह करना चाहती है। दोनों दोस्तों की काफी कहा सुनी हुई और नसरीन नाराज होकर शमा के घर से चले गई। अब काफी दिन तक इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई और शमा ने भी सोचा कि जाने दो, अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो मैं उसके पास नहीं जाती हूँ। तकरीबन 1.5 या 2 महीना हुआ था। अब एक दिन शमा अपने घर पर ही बैठी हुई थी, तब अचानक से नसरीन की जो बड़ी बेटी थी सना, वो रोते हुए शमा के घर पर आती है। बोलती कि खाला खाला मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शमा ने बोली कि बेटा तू सबसे पहले तो ये बता कि तू इतना रो क्यों रही है, तू सुकून से यहाँ पे बैठ और मुझे बोल क्या हुआ क्या। तो लड़की रोने लगी, बोले कि खाला पता नहीं पिछले 15 दिनों से मेरी अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, रात रात को उठकर बैठे रहते, वो सोते तक नहीं है और अजीब से चिल्लाते हैं, सर पटकते हैं, कभी कभी खड़े रह के दीवार पर अपना हाथ पटकते हैं और कभी कभी अजीब सा हंसने लगते हैं और अक्सर एक ही चीज बोलते हैं कि 20 मुर्दे आ रहे, 20 मुर्दे आ रहे, देख 20 मुर्दे आ रहे, तू दरवाजा मत खोलना, दरवाजे के बाहर ही खड़े 20 मुर्दे दरवाजे के बाहर खड़े, देख तू दरवाजा मत खोलना। और मैं उसको बोलती कि अम्मी यहाँ पर कोई नहीं है, और हमने दरवाजा खोल के देखी हुई तो दरवाजे के बाहर भी कोई दिखता नहीं, लेकिन हमारी अम्मी पागलों की तरह बोलती 20 मुर्दे अपने घर के बाहर खड़े हो, किसी भी वक्त हमारे घर पे आ जाएंगे। ऐसा बोल बोल के वो जोर से चिल्लाते रोते, भाई भी इतना समझाने की कोशिश करते लेकिन अम्मी सुनते ही नहीं। और कल तो हद कर दिए, रात को 2:30-3 बजे उन्होंने दरवाजा खोल दिया, बोले कि आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ। बोले कि सना देख देख 20 मुर्दे आ गए, देख उनको घर में आने दे, घर में आने दे। ऐसा बोल के एकदम पागलों की तरह हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। मुझे तो खाला कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, अगर तुम किसी मौलाना को जानते हो तो उससे मुलाकात कराओ, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक कराओ। देख बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तू फिक्र मत कर, तू एक काम कर, तू जा, मैं घर पर आकर देखती हूँ और मेरे पास कोई मौलाना का नंबर नहीं हो, तो ये सब चीजों में मत पड़, ये सब मौलाना ऐसा सब फर्जी होते हैं, ये किसी काम की नहीं होते। ऐसा बोलकर शमा ने उस लड़की को तो उसके घर पे भिजवा दी। अब ये सोच रही थी कि हो सकता है कि शायद खालिद ने इसको धोखा दिया होगा, इसको छोड़ दिया होगा, इस वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद जाकर उसके घर पर मिल के आती हूँ, देखती कि माजरा क्या है। तो अब ये उसके घर पे जब भी जाती तो ये उसको मिलती नहीं, लेकिन अक्सर लोग ये बोलते कि तुम्हारी दोस्त वहां पर दिखी थी, लेकिन पागलों की तरफ घूम रही है, पता नहीं किससे बड़बड़ा रही, रास्ते में बातें करते हुए जाती थी नसरीन, और कोई होता ही नहीं था उसके साथ, लेकिन वो ऐसे ही बातें करते करते बड़बड़ाते हुए चले जाती थी और लोग उसको देखते थे और सबको ऐसा लगता था कि शायद ये पागल हो गई, क्योंकि लगभग सबको पता चल गया था कि उस जिम वाले आदमी के साथ इसका कोई रिलेशन था, तो शायद इस वजह से ये पागल हो गई, तो ऐसा समझ के लोग उसको इग्नोर करते थे। अब काफी लोग शमा को ये सब बताने लगे तो शमा और परेशान हो गई। अब वो ढूंढ रही है लेकिन कभी भी नसीम का उसका आमना सामना ही नहीं हो रहा था।
अब एक दिन रात को ये लोग सब लोग सो रहे थे, अचानक आधी रात को इनके घर पे कोई नॉक करता है। दरवाजा जैसे खोल के देखती तो सामने नसरीन खड़ी रहती है। लेकिन इस बार ये क्या देखती कि नसरीन एकदम डरी हुई है, इसकी हालत एकदम खराब हो गई है और बहुत ही अजीब तरीके से वो बात करने की कोशिश करी कि देख क्षमा, मैं बहुत परेशान हूँ, एक काम कर मुझे घर में आने दे, मुझे तुझे कुछ बताना है। मैंने बोली कि हाँ तू तो डर मत, तू एक काम कर अंदर आ। ये फौरन अंदर घुसकर एक कोने में बैठ जाती है। क्षमा देखती तो नसरीन की हालत एकदम खराब रहती, पूरा पसीने में तरबतर रहती, बाल एकदम बिखरे हुए रहते और एकदम डरी हुई लगती, मानो कि वो किसी को देखकर डर रही है। हालांकि नजर कोई नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को देख के डर रही है। क्षमा बोलती कि तू बैठ, मैं तुझे पानी देती हूँ। अब वो पानी जैसे निकालने जाते हैं मटके से, तो वो क्या देखते हैं कि नसरीन के हाथ में एक खिला है, बड़ा खिला, नोक वाला खिला। तो एक देख, सबसे पहले ये खिला मुझे दे दे, मेरे बच्चे सो रहे, मेरा हस्बैंड सो रहा है, तू किसको भी मार भी देगी, तू एक काम कर, तू खिला दो और स्लो बात कर, क्योंकि वो लोग उड़ जाएंगे तो फालतू में यहाँ पे तमाशा हो जाएगा। तू तू पहली बात तो तू मुझे बता कि क्या है, हुआ क्या तेरे साथ। शामा तू पहले दरवाजा बंद कर, देख वो 20 मुर्दे खड़े हैं बाहर, वो कभी भी अंदर आ जाएंगे, तू पहले दरवाजा बंद कर। अरे 20 मुर्दे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तेरी बेटी ने बताई है, ये सब कुछ नहीं होता। अरे नहीं सच में होता है। तब वहां पर सामने एक आईना था। नसरीन आईने पे देख के बोलती कि देख देख आईने में देख देख, मेरा मुंह पूरा आधा सड़ा हुआ है, देख देख तुझे दिख रहा है, देख मेरा मुंह पूरा आधा सड़ गया एकदम, देख। शमा ने देखी तो नसरीन का चेहरा एकदम क्लियर दिखा, लेकिन नसरीन बोली कि आईने में मेरा आधा चेहरा पूरा सड़ा हुआ दिख रहा है। बोले कि देख देख नसरीन, तेरी तबीयत मुझे खराब लग रही है, तू तो एक काम कर, अपन सुबह डॉक्टर के पास जाते हैं, देख ऐसा कुछ नहीं होता, तू ऐसी बहकी बहकी बातें मत कर, और एक काम कर, तू पहले वो खिला मुझे दे दे। बोली नहीं नहीं, मैं ही तुझे खिला नहीं दूंगी, ऐसा बोलकर वो शमा के बच्चों के पास जाके लेट गई। शमा बोली कि देख तू, मेरे बच्चा और मेरे शौहर उड़ जाएंगे, यहाँ पे तमाशा हो जाएगा, तू तू खिला दे और जाए यहाँ से। तो बोलती नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसा बोलकर वो वहीं पर लेट गई। शमा को घबराहट हो रही, शमा सोच रही कि अब मैं ज्यादा जोर से बोलूंगी तो मेरा हस्बैंड उठ जाएगा और फालतू में फिर मारा पिटी या कुछ भी हो सकता है। तो वो पूरी रात जागी रहे, वो अपनी दोस्त को एकदम घूर के देख रही कि ये खिला लेके आई है, अभी दिमागी तौर पर ये होश में नहीं है, तो हो सकता है कि कभी मेरे हस्बैंड पे या बच्चों पे ये खिले से हमला ना कर दे। तो ये इसी बेचैनी में पूरी रात भर जाग के नसरीन को देख रही, और नसरीन तो इसके सामने सो गई। अब सुबह होने से ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा पहले शमा को भी नींद लग गई, वो बैठे बैठे सो गई। अभी सुबह उठ के क्या देखती है कि नसरीन इसके घर से जा चुकी थी। उसने फौरन अपने बच्चों को चेक की, तो उसके बच्चों पे भी कोई भी हमला या कुछ भी ऐसी चीज नहीं हुई थी, तो उसके ध्यान में जा रही। जब उसके शौहर उठे तो उसको बताया कि आधी रात को नसरीन आ गई थी, बहुत ही डरी हुई लग रही थी, और उसके हाथ में एक बड़ा सा खिला था नोक वाला। मुझे तो उससे डर लग रहा था कि अपने बच्चों को ना मार दे। तो उसके शौहर ने उसको चिल्लाया कि सबसे पहली बात तो जब वो आई थी इतनी रात को, तो तुझे उसको अंदर नहीं लेना चाहिए था, और जब वो उसको अंदर ले ली तो मुझे उठाना चाहिए था। मुझे, मैं सिचुएशन को हैंडल करता ना, मैं उसको समझाता ना कि ये सब चीजें गलत है, आइंदा उसको अपने घर में मत लेना, क्योंकि तुझे पता उसका दिमागी संतुलन अभी ठीक नहीं है। उसने बोली कि हाँ मैं उसको आइंदा घर पे नहीं लूंगी, और मैं घर पे जाके देखती हूँ कि आखिर कल रात को उसके साथ चल क्या रहा था। तब वो दोपहर को बाजार के टाइम पर नसीम के घर पे जाके देखी तो घर पे ताला लगा हुआ था। तो इसको लगा कि हो सकता है कि ये शायद डॉक्टर के पास गई होगी, तो ये शाम को फिर वापस से उसके घर के पास गई, फिर ताला लगा। अब अगले दिन फिर वो उसका इंतजार करी, तो वो नसरीन तो उसके घर पे नहीं आई, तो शमा फिर क्या करी, उसके घर पे जाके देखी तो फिर घर पे डाला था। शायद लगता है परेशान होकर औरंगाबाद वापस चले गई होगी, तो ऐसा सोचकर वो इस बात को इग्नोर कर दी, और ये अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ फिर से बिजी हो गए। कुछ ही दिन बीते थे। अब एक रात को शमा सो रही थी, अचानक ये ख्वाब में क्या देखती है कि किसी कब्रिस्तान में और एक कब्र में लेटी हुई है, और किसी ने उसको जकड़ा हुआ है और उसको जिंदा दफना रहा है। और जब गौर से देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही 20 मुर्दे होते हैं जो इसके ऊपर मिट्टी डालते हो। ये बोलती कि अरे मैं जिंदा हूँ, मुझे मट्टी मत डालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे मट्टी मत डालो, ऐसा बोल के ये ख्वाब से उड़ जाती है एकदम डरी सहमी सी। अपने शौहर को बताने लगती है मैंने भी ख्वाब में ऐसा देखी कि मैं किसी कब्रिस्तान में थी और मैं कब्र में लेटी हुई थी और वो 20 मुर्दे मेरे पे मट्टी डाल रहे थे। शौहर ने बोला कि देख तू तू बहुत नसरीन के चक्कर में रहती थी ना, तू नसरीन के साथ ये हुआ, नसरीन के साथ वो हुआ, और वही सारी चीज सोचती है ना, इस वजह से तूने ख्वाब में सारी चीजें देखी। ऐसा सब कुछ नहीं होता, तू दुआ पढ़ के सोया कर, ये सारी चीजें कुछ नहीं होती है। उसको कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि ऐसा कैसा सपना देखी मैंने, और ये पहली बार था जो उसने इस तरीके का सपना देखी थी। फिर अब अगली रात को फिर से उसको यही सपना दिखा कि वो कब्र में लेटी हुई और 20 मुर्दे उसके ऊपर मट्टी डाल रहे हैं। फिर ये चौंक कर उड़ गई,
फिर ये अपने हस्बैंड को बताने की कोशिश करी, लेकिन इसके हस्बैंड पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ये उठी, वॉशरूम की तरफ गई, वहां पर वही मिरर था जिसमें नसरीन को भी अपना चेहरा आधा सड़ा हुआ दिखा। भी जैसी उस मिरर के पास जाके खड़ी होती है, तो शमा खुद को देखती तो उसको भी उसका आधा चेहरा पूरा सड़ा हुआ दिखता है। जोर से चिल्लाती है, इसके घर पे जो उसके 4 बच्चे थे वो लोग भी उड़ जाते हैं, और उसका शौहर बोलता है क्या हो गया? बोले कि मैं आईने में खुद को देख रही तो ऐसा लग रहा है कि मेरा आधा चेहरा पूरा सड़ा हुआ है। जब उसके घर वाले देख रहे तो शमा का चेहरा एकदम ठीक था, लेकिन शमा जब उस मिरर में खुद को देख रही तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको पूरा आधा चेहरा सड़ा हुआ है। अब इनके घर वालों को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं समा की जो दिमागी हालत है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि अब ये पागलों की तरह हरकत कर रही थी, ये भी रात-रात भर जाग रही थी, सर पटक रही थी और एकदम अजीबो-गरीब हरकतें, जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता वैसे ही कर रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। और एक दिन क्या हुआ कि समा बिस्तर पे लेटी हुई थी, अचानक उसको किसी चीज़ से चुभन हुई। तो उसने बोली कि मुझे बिस्तर में कुछ चुभ रहा है, जैसे कि बिस्तर में कुछ हो। उसके शौहर ने बोला कि किधर? तो वो बोली कि इधर भी चुभ रहा है। वो भी जब लेट के देखा तो वाकई में कुछ तो चुभ रहा था। वो सोचा कि देखता हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है जो चुभ रही है। जब वो लोग चेक किए तो गधेले के अंदर वही खिल्ला नोक वाला जो उस रात नसरीन के हाथ में। खिला देख के उसका शौहर बोलता है कि अच्छा तू ये खिले की बात कर रही थी कि वो यहाँ पर ही छोड़ के चले गई, शायद उसके हाथ से यहीं पे गिर गया होगा। देख अंदर घुस गया था वो, अच्छा अपने को मिल गया, वरना पीठ में घुस जाता। ये देखकर शमा और परेशान हो गई कि ये खिला तो उसके पास था, कहीं कुछ काला जादू या कुछ तो नहीं कर दी उसने, क्योंकि जो उसके साथ हो रहा था ना वो कुछ भी नॉर्मल नहीं था। इसके दिल में अब एक घबराहट बैठ गई कि शायद ये किला नसरीन ने इनके बेड में डाल के गई है। ये बता भी नहीं पा रहे कि कोई उसकी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा था। खैर अब कुछ दिन और बीते। अब एक दिन क्या हुआ, शमा अपने घर से गायब हो गई। बच्चे ढूंढ रहे, उसके हस्बैंड ढूंढ रहे, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं मिल रही। 2 दिन हो गया, 2 दिन के बाद पुलिस वाले का कॉल आता है कि तुम्हारी बीवी बांद्रा स्टेशन पर बैठी हुई है और इसके हाथ में खीला है, और ये लोगों को मार रही है और बोल रही है कि 20 मुर्दे आने वाले, 20 मुर्दे आने वाले, 20 मुर्दे आने वाले, और एकदम पागलों की तरह हरकत कर रही है। तुम आओ अपनी बीवी को लेके जाओ ऐसे। ये लोग गए, देखे तो उसकी हालत एकदम खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कई दिनों से नहाई नहीं, एकदम उसके जिस्म से बास मार रही थी और वो एकदम पागलों की तरह हरकत कर रही थी। फौरन उसको पकड़ के एम्बुलेंस में बिठा के मेंटल हॉस्पिटल लेके गए। वहां पर उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन शमा कहीं से भी ठीक नहीं हुई। एकदम अजीब ही हरकत कर रही थी, जैसे कि कोई एबनॉर्मल पेशेंट करता है या कोई मेंटल पेशेंट करता है। काफी इलाज करने के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई, शमा के जो हस्बैंड थे उनके किसी दोस्त ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि शायद तुम्हारी बीवी पे किसी ने काला जादू किया है, कोई कर नहीं गया, क्योंकि वो साफ समझ में आ रहा था कि ये कोई नॉर्मल मेंटल पेशेंट नहीं है, इसके साथ कुछ अलग ही चीज हुई है जो शायद हम लोग समझ नहीं सकते। तो बोले कि एक काम करो, इसको गुलबर्गा लेके जाओ, वहाँ पे एक बहुत ही फेमस दरगाह है, वहां पर जाके दिखाओ, हो सकता है कि जो चीज इसके साथ हुई है शायद वो सामने आ जाए। उसको वहां पर दरगाह पे लेके गए। काफी दिन के बाद पता चला, कोई कोई मौलाना या कोई जानकार आदमी वहां पर मिला था, खैर अल्लाह जाने वो कौन था। उसने बताया कि तुम्हारी बीवी के ऊपर किसी ने करनी किया है। ये सुनकर उसके शौहर एकदम हैरान हो गए कि मेरी बीवी के ऊपर, हम लोग तो गरीब है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या उन लोग को मिल जाएंगे करनी है सब चीज करके, ना ही हमारा कोई रिश्तेदार है, ना ही किसी को हमसे कोई तकलीफ है, तो कौन कर सकते हैं सारी चीजें। और पहले तो उनको यकीन भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वो सोचे कि नहीं, मेरी ये बोल रहे तो कुछ तो बात होगी। तो उनसे पूछे कि मेरी बीवी किसने करने किया, तो बोले कि इसकी दोस्त ने की है, और उसकी दोस्त के ऊपर भी किसी और औरत ने की थी। तब जाके इनको पता चला कि नसरीन जिस आदमी से शादी करने वाली थी, खालिद, उसकी बीवी ने नसरीन के ऊपर वो करनी की थी, ताकि नसरीन दिमागी तौर पे पागल हो जाए और वो खुद को मारने पे मजबूर हो जाए। अब ये बात जब नसरीन को पता चली कि उसके ऊपर इस तरीके की करनी हुई है, तो वो किसी तांत्रिक के पास या किसी बाबा के पास के, खैर वो तो अपने को पता नहीं, लेकिन उस तांत्रिक ने इसको बोला ये करनी इतनी आसानी से नहीं कटेगी, इसका एक ही तोड़ है कि तुझे ये किसी और के ऊपर करना पड़ेगा। तब नसरीन सोची कि मैं किस पे करूंगी, इतना आसानी से तो मुझे किसी की जिंदगी में एक्सेस नहीं मिल जाएगा कि जो मैं जाके कर दूं। तो उसने कहा कि जो तुझ पे भरोसा करता तू वहां पर जाना, और ये तावीज और किला उसके घर पे छुपा के आ जाना, तो जो जादू जो चीजें तेरे पर हुई है वो उसके ऊपर हो गई। वो उस रात को जब वो डरी सहमी आई थी, वो अपने साथ कुछ तावीज और खीले लेकर आई थी, और उसने समा के घर में, जब समा सो गई सुबह,
उसने घर में गधेले के अंदर वो सारी चीजें छुपा दी थी। ये सुनकर पूरे इसके घर वाले हैरान हो गए। अब यकीन नहीं हो रहा कि मतलब नसरीन जो कि शमा की इतनी अच्छी दोस्त थी और शमा उसके लिए इतना सब कुछ करती थी, वो कैसा करेगी। कुछ पल के लिए तो बिलीव नहीं हुआ, लेकिन अभी लोग सोचे कि कैसे ना कैसे करके ये सारी चीजें तो काटनी पड़ेगी। बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली शमा के साथ वो सारी चीजें खत्म हुई, यानी कि वो जो करनी थी वो सब कुछ कटी, लेकिन होते होते इनके काफी साल गुजर गए। ये किस्सा मुझे शमा के ही घर वालों ने बताया। वो कौन बताया वो मुझे आप लोग खुद समझदार हो तो आप लोग समझ सकते हो। खैर, आज उस स्लम में समा तो रहती है, लेकिन नसरीन जब वो गई तो वो दोबारा अपने बच्चों के साथ वहां पर नजर नहीं आई। ये जो मैंने नाम लिया ये रियल नेम है, नाम मैंने चेंज नहीं किया, बस जिसने मुझे बताया है, उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता। तो आपको ये किस्सा सुनकर कैसा लगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि वाकई में इस तरह की करनी होती है? क्या आप लोग के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हुआ है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हमें फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए। मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट किस्से के साथ। टिल देन अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।